बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट अपने सुनने वालों से हम कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडिपेंडेंट आवाज़ों को सपोर्ट करें। चाहे कोई भी आवाज़ आपको पसंद है और आप जाकर ज़रूर इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। और आज से पहले कभी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी इंडिपेंडेंट आवाज़ों के साथ खड़े होने की, क्योंकि पाकिस्तान में राय साहब कुछ ही आवाज़ें अब रह गई हैं, बाकी तो आवाज़ों का गला दबाया जा रहा है। और मीडिया मैनेजर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप से ख़बरें उठाकर मैनेजर्स बिठा दिए गए हैं, कॉपी एडिटर्स 2-3-4 रखे हुए हैं न्यूज़ रूम्स के अंदर और वो ख़बरें दे रहे हैं। और एक मखसूस किस्म के, यानी हर चैनल राय साहब इस वक्त जो है वो आपको हुकूमती वर्जन देता हुआ नज़र आ रहा है। ख़बर कहीं नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ ख़त्म हो गई राय साहब। पाकिस्तान में मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम कोई अब इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हमने किसी बड़े सहाफ़ी की देखी हो, सिर्फ PR काम चल रहा है। तो इस पूरे माहौल के अंदर आपने इंडिपेंडेंट आवाज़ों को ज़रूर सपोर्ट करना है। हैविंग सेड दैट, राय साहब आज मंगल का दिन है और मंगल से जब भी मंगल की बात आती है तो ये पाकिस्तान में मुलाकात का दिन है। अच्छा, आज इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है राय साहब, मेरी पेशावर में दो अपने जो सोर्सेज हैं उनसे बात हुई। इनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास था। मैंने उनसे पूछा कि यार पार्लिमानी कमेटी में क्या तय पाया। उन्होंने दो बातें मुझे बताई हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसे एलेबोरेट भी करें और फिर हम चकजई साहब के पास भी चले जाएंगे। वो ये कहते हैं जी कि एक तो टास्क ये दिया गया है कि हर MPA ने 100 बंदा लेकर अडियाला के बाहर पहुंचना है, नंबर 1। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये बहस शुरू हो गई कि यार बंदे तो हम ले आएंगे, हम चले भी जाएंगे, लेकिन ये जो आपने काबीना पे तोसी कर दी, ये किसके कहने पे हुआ। वहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई, यानी ओहदों का, वजारतों का मसला वहाँ पे भी शुरू हो गया। तो क्रिटिसिज्म ये था कि इसकी टाइमिंग बड़ी ख़राब है, ये जो काबीना में तोसी की गई। एक तो मैं चाहूँगा इस पर बात करें, और दूसरा है सब 6 लोगों की लिस्ट जो है अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेज दी गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा, इंतजार पंजोता, अली एजाज बुटर है, चंगेज़ खान काकड़ और अली जमान का नाम इसमें शामिल किया गया है। लेकिन बहनों का नाम और बहनों की ये मुलाकात है, लेट्स सी कि ओपन दरवाजे होते हैं या नहीं होते। लेकिन राय साहब टारगेट है 10,000 लोग। अगर 90 MPs KPK के, पंजाब असम्बली के तकरीबन 100 के करीब इतने वहाँ भी बनते हैं, फिर कौमी असम्बली अगर 100 बंदा ले आए राय साहब, ये 300 बंदा तो यही बन जाता है, और प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 10,000 से नंबर्स ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या नहीं आते। राय साहब टाइमिंग को कैसे देखते हैं। और दूसरा, चकजई साहब ने जो दो बातें कही हैं और एक इनसाइड स्टोरी मेरे पास है, वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन टाइमिंग और आज का दिन मंगल और अडियाला के दरवाजे, और क्या खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। देखें हाशमी साहब, अगर हर MPA PTI का 100 लोग लेके आ जाए, यानी पंजाब से भी KP से भी हर MPA 100 लोग ले आए, और फिर जो MNAs हैं, यानी जो इस वक्त कौमी असम्बली में हैं, वो भी हर MNA 100 अफराद ले आए, और 100 अफराद उसने ज़ाहिर है कि अपने घर के नहीं लाने, अपनी फैमिली के नहीं लाने। हालांकि जो आपकी सियासी फैमिलीज़ होती हैं वो इतनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं कि 100 लोगों को लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो 100 लोग अगर इनके सिर्फ जो रुकने अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान पंजाब असम्बली हैं और अरकान KP असम्बली हैं, और फिर जो सेनेटर हैं, अगर ये 100 लोग भी ले आएँ तो ये 30,000 के करीब इनका शो बनता है। 30,000 लोगों का शो, और 30,000 लोगों का शो जो है ये एक बहुत बड़ा शो है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल शो है। और इसको रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इनको मार धाड़ करनी पड़ेगी, बहुत बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पे अपने जो मशीनरी है, जो जबर की मशीनरी है, इसको हिलाना पड़ेगा। लेकिन क्या 30,000 लोग अडियाला जेल के बाहर जमा होंगे? अगरचे आज का दिन इनके लिए एक लिटमस टेस्ट है, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि 30,000 लोग वहाँ पे जमा नहीं होंगे। और मेरी जो असेसमेंट है कि शायद 10,000 लोग भी इकट्ठे ना हो पाएँ। अगर ये 10,000 लोग भी इकट्ठे कर लें इस जबर के दौर में, तो ये भी इनकी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन लगता नहीं है कि ये 10,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे करेंगे एक ही वक्त के अंदर। अब अगर इन्होंने किसी कमिटमेंट के तहत, किसी समझौते के तहत
ये करें कि 1 घंटे के अंदर 1000 लोग हों और फिर बाद में 2 घंटे के बाद 1000 लोग आ जाएं, वो पहले वाले 1000 लोग चले जाएं, कि रश ना बनाएं, तो वो तो फिर एक समझौता होगा। दूसरा कि क्या अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक इनसाइड स्टोरी हमने सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की थी और इस जाली हुकूमत के मुतल्लिक, और उसमें हमने बताया था कि प्लान ये बनाया जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी आइनी मुद्दत जो है इसको बढ़ा दिया जाए और गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि इसको एक कौमी हुकूमत का नाम दे के इसी हुकूमत को एक्सटेंशन दे दी जाए और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस हुकूमत के सरबराह हों। तो उस वक्त कुछ साफियों ने ये स्टोरीज़ की थी कि सितंबर में तो हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इमरान खान साहब का तैयारा तैयार है, जहाज़ तैयार है और इमरान खान साहब के साथ मामलात मुकम्मल हो चुके हैं, हतमी हो चुके हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं। इमरान खान साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी और फिर वो किसी मुनासिब मौके पे आ जाएंगे। तो हमने जो स्टोरी आज से कई माह पहले की थी कि इस हुकूमत को एक्सटेंशन देने की तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए 3 मीटिंग्स का भी हमने बताया था कि ये मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई, कौन सी शख्सियात शरीक थी। तो अब मैं देख रहा था कि 2 चैनल्स जिनमें 92 चैनल भी शामिल है, उन्होंने ये स्टोरीज़ की हैं कि 28वीं तरमीम के अंदर इस हुकूमत को और इस निज़ाम को एक्सटेंशन देने के लिए भी कुछ शिकें लाई जा रही हैं कि मौजूदा निज़ाम को ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। और इस 28वीं तरमीम में कुछ नादान, जैसे कुछ नादान दोस्त होते हैं ना, ऐसे कुछ नादान साफ़ी भी होते हैं। तो कुछ नादान साफ़ी जो बार बार ये ख़बरें दे रहे थे और ये अल्फाज बोल रहे थे कि ये ख़बर हमें एक ऐसे सोर्स ने दी है कि जिसकी इससे पहले भी दी हुई खबर ठीक साबित हुई। तो आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले से वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब का जहाज़ जो है ये तैयार होगा, फिर उसके बाद अगले हफ्ते पे चलेंगे, अगले हफ्ते पे चलेंगे। तो आज 3 महीने गुजर गए, वो ख़बर तो नहीं आई कि इमरान खान साहब का जहाज़ तैयार है और इमरान खान साहब जा रहे हैं। अलबत्ता ये ख़बर, हमारी जो ख़बर थी, असल ख़बर कि इस मौजूदा निज़ाम को और हुकूमत को एक्सटेंशन देने के लिए 28वीं तरमीम के अंदर कुछ क्लॉजेज लेके आने का प्लान बनाया गया और उसकी नोक पलक संवार दी गई है। वो ख़बर अब जो है 3 महीने बाद, हमारी ख़बर के बाद, अब जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब उसे रिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने उस तरफ भी आना था और ये जो मामला है ताहियात इस पार्लियामेंट को एक एक्सटेंशन देने की बात है। आइन मुअत्तल हो गया है राय साहब, फिर तो पीछे कुछ नहीं रहा। आइन को मुअत्तल आपने कर दिया और फिर आप एक्सटेंशन देंगे। और उसमें जो रीज़निंग बताई गई है कि जनाब मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हम एक और इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ख़ित्ते के हालात ऐसे हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं। देखिए, इन्होंने तो गेम बनाना, जो एक ग्राउंड थी, बनाना शुरू कर दी थी कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग ना होती तो पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की में, हम बहुत आगे निकल गए थे और हमारी 2 साल की जो कारकर्दगी है, 2 साल की मेहनत ज़ाया होगी। राजा भी कितनी देर तक सियासी तौर पे इस तरह ज़िंदा रह सकते हैं? इसमें जो सबसे अहम सवाल है, आज मैं फजलुर रहमान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब, ये जो 18वीं तरमीम है आपने और मैंने मिल के की थी, इसको आएँ और बचाएँ, कुर्सी से उतर कर आपको बचाना होगा। ऐवान सदर से निकलें और आएँ, हमारे साथ तहरीक का बाकायदा आगाज़ करें। आपको क्या लगता है कि ज़रदारी साहब क्या कुर्सी से उतर कर तहरीक चलाने की पोजीशन में? एक ये चीज़। दूसरी चीज़ राय साहब, फजलुर रहमान साहब के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? ज़रदारी साहब को उतार के खुद कुर्सी पे तो नहीं बैठना चाहते? फजलुर रहमान साहब के लिए तो दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है। फजलुर रहमान साहब तो सदर के ओहदे पर नहीं बैठ सकते और जो पीटीआई के पास फिर भी अंदरूने से कुछ मैंडेट है, फजलुर रहमान साहब के पास तो वो मैंडेट भी नहीं है। अगरचे वो मैंडेट इतना नहीं था कि उसके बदले आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बना दिया जाता और चेयरमैन सेनेट भी उनका बना दिया जाता और 2 सूबों में यानी केपी और पंजाब में गवर्नर भी उनके मुसल्लत कर दिए जाते और ख़ुद वो सदर बन के बैठ गए हैं। तो वो इतना भारी मैंडेट तो नहीं था, लेकिन फजलुर रहमान तो इस वक्त न 3 में न 13 में,
तो वो अगर आसिफ अली जरदारी को कह रहे हैं कि आप कुर्सी से उतरें और आएँ, हम आइन को बचाएं, तो इससे पहले फजलुर रहमान साहब ने जो पिछले 4 साल में हो रहा है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है 2022 अप्रैल में और अब मई 2026 है, तो इस दौरान जो आइन शिकनी हुई है, क्या फजलुर रहमान साहब ने कोई तहरीक चलाई है? और फजलुर रहमान साहब तो रजीम चेंज ऑपरेशन के अपनी तरफ से उनका ये ख्याल था कि मैं इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी होऊंगा। उस रजीम चेंज ऑपरेशन के एक मरकज़ी किरदारों में से एक किरदार जो है फजलुर रहमान साहब हैं। बाद में अगरचे उन्होंने तस्लीम भी किया, इसी तरह जो आपके अख्तर मैंगल साहब हैं उन्होंने भी तस्लीम किया कि हम ये जनाब बाजवा के कहने पर अदम एतमाद लेके आए थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तस्लीम किया कि जो अदम एतमाद आई थी ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आई थी और उनकी ताकीद पर, उनकी हदायत और उनके अहकामात पर आई थी। तो फजलुर रहमान साहब तो बासी कड़ी में उबाल वाली बात है, इसलिए फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट्स की ना कोई अहमियत है, ना ये कोई हेडलाइन मेकर हैं और ना ही वो कोई तहरीक वगैरह चलाएंगे। और क्या आसिफ अली जरदारी अपनी सीट से उतर कर कोई तहरीक चला सकते हैं? इसका जवाब भी नफी में है। हाँ, अगर आसिफ अली जरदारी इसके ऊपर मज़ामत करेंगे, अगर इस तरमीम पर अगर वो इस पर मज़ामत करेंगे, तो फिर ये हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी को खुद, यानी खुद तो वो कभी भी सीट से नहीं हटेंगे, लेकिन अज खुद वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट निज़ाम के तहत आसिफ अली जरदारी को यहाँ से हटना पड़ेगा अगर वो इसके ऊपर मज़ामत करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास अवामी मैंडेट ना हो, जब आप लूट मार के निज़ाम के बाद इस तरह से मुसल्लत हुए हों, तो जो आपको लाए हुए होते हैं वो फिर आपको उठा के बाहर भी फेंक सकते हैं और उनकी मर्जी और मंशा होती है, आपको उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो ये बिलावल जरदारी के मुतल्लिक हमने जो अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जिस तरीके से वो सवालों को अवॉइड कर रहे हैं, उसी से तो ये पता चलता है कि 28वीं तरमीम के मुतल्लिक उनको जो पैगाम इस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाना था वो पहुंचा दिया है और उसी के ऊपर वो इरिटेट हुए हैं। उनको पता है कि हम इस वक्त मज़ामत करने की पोजीशन में भी नहीं है, फेस सेविंग की पोजीशन में भी नहीं है, और अगर हमने कोई मज़ामत की तो ये जो हम पर इस निज़ाम ने मेहरबानियाँ की हुई हैं वो मेहरबानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, मुकदमात भी शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद उनके पास ये भी कोई ऑप्शन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दें कि हम पीटीआई के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये कभी भी फितरी और कुदरती इत्तेहादी नहीं हो सकते। साहब, एक खबर अब ये भी आ गई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने जुमे वाले दिन मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। राय साहब, सवाल इसमें अब ये है कि तमाम धड़े आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात इस मौके पर कहनी चाहिए या बहुत देर हो गई, 3 साल गुजर गए और इमरान खान की रिहाई के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, या ये वो मौका था जब 18वीं तरमीम के ऊपर बातचीत शुरू हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आज हमने सोहेल अफरीदी के साथ बैठे हुए देखा। एक साइड पे सोहेल अफरीदी बैठे थे, दूसरी तरफ सेंटर में फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हुए थे, और एक तरफ बाबर सवाती, और फिर अपोजिशन एक ही बेंच पे बैठे हुए थे और वो वफाकी हुकूमत के साथ जो है अपने मुतालबात रख रहे थे। अब सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया, 28वीं तरमीम इन तमाम लोगों को लड़ गई है, या फिर पीटीआई का कंधा इस्तेमाल करके आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हिलजुल करवा रहे हैं और ये सेकंड टियर लीडरशिप एक्टिव हुई है और ये पैगाम मरकज़ में इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है कि भाई हम 18वीं तरमीम को किसी सूरत भी रोल बैक नहीं होने देंगे। लेकिन खबरें अब ये भी आ रही हैं, अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो मेरा ख्याल है राय साहब, सादा अक्सरियत के लिए आपको 168-69 नंबर चाहिए पार्लियामान के अंदर, वो नून लीग के पास मौजूद हैं। तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत इस हुकूमत को कायम करने के लिए तो मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, तरमीम के लिए ज़रूरी होगा और बहुत सारे पीटीआई के लोगों को भी तोड़ा जा सकता है, पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा जा सकता है, जरदारी साहब फजल रहमान की जमात के लोगों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि 62-63 वाला मामला भी नहीं, और इस मुल्क के अंदर आया साहब सब कुछ तो हो ही रहा है। अगर ये कह दिया जाए कि जनाब पार्लियामान खाली है और जो रूलिंग आ जाए कि जनाब नहीं पार्लियामान भरा हुआ है और सब ने शहबाज शरीफ साहब के हक में
तरीके तम एतमाद आई उसमें उसकी मुखालफत कर दी, तो कोई कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकता। डोगर कोर्ट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जहां पर इमरान खान को दस्तखत करने की इजाज़त नहीं है। आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? खान साहब की एक दरखास्त थी कि अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एतराज़ ये लगाया गया कि इस पर खान साहब के दस्तखत नहीं है। यही तो मसला है, यही तो ये जो फॉल्ट लाइन उन्होंने क्रिएट कर ली, सहूलतकारी राय साहब, और क्या होती है। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये लफ्ज़ आपने कहने से रोकना नहीं है कि ये डोगर कोर्ट्स ने अपना ही एक मार्शल लॉ लगाया हुआ है मुल्क के अंदर। डोगर कोर्ट्स के फैसले, माजी की भी एक डोगर कोर्ट्स थी राय साहब, वहां से भी ऐसे फैसले नहीं आए। मुशर्रफ की पीसीओ जजेस से भी हमने ऐसे फैसले नहीं देखे कि इमरान खान को दस्तखत करने की इजाज़त नहीं है, दरखास्त पे दरखास्त जाती है, और दूसरी तरफ एक तरह से इनको स्पीड लग गई है खान साहब के केस में, अपील के मामले में, कि नहीं 20 तारीख को ही हमने जो है आप लोगों के दलाइल सुनने और ये आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। देखें, जो सहूलतकारी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया और आपने कहा कि मुझे आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोकना नहीं है। सहूलतकारी तो बहुत एक नरम लफ्ज़ है इस वक्त। जी, सहूलतकारी तो एक बहुत नरम लफ्ज़ है। हमारी अदलिया का तारीख़ में किरदार उठा के देख लें, हर दौर के अंदर इनका किरदार उठा के देख लें, हर दौर के अंदर इनका किरदार शर्मनाक रहा है। जस्टिस बंदयाल के दौर में भी इनका किरदार शर्मनाक रहा है। जस्टिस बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे, और ये नून लीग ने वैसे ये इंप्रेशन बनाया हुआ था, एक नैरेटिव गढ़ा हुआ था कि वो तो देखें पीटीआई के हक में फैसले करते थे। जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस थे, और ये वो चीफ जस्टिस थे कि जिस वक्त ये कासिम सूरी ने रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर के तौर पर, तो उस वक्त जस्टिस बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और ये तमाम लोग दौड़े दौड़े आधी रात को सुप्रीम कोर्ट इन्होंने खुलवाई और ये कहा कि ये गैर आईनी रूलिंग है और इसके नतीजे में कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो है ये गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। और ये वो चीफ जस्टिस थे कि जिन्होंने इलेक्शन का फ़ैसला दे के कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है, ये बस फैसला तारीख में लिखा जाएगा। तो यानी अपना उन्होंने टेन्योर पूरा किया, अपनी पेंशन्स, अपनी मराद को इंश्योर किया, और उन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों के ऊपर तोहीन अदालत लगा के फ़र्द जुर्म आयद करने की जुर्रत नहीं की। उन्होंने कहा कि बस ये फैसला अदालत में लिखा जाएगा। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी का दौर, वो भी एक शर्मनाक दौर था। वो भी इसलिए शर्मनाक दौर था कि वो जो नाम नहाद उनकी मज़ामत थी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, वो इस वजह से थी कि उस वक्त वो जनरल कियानी उस तहरीक के पीछे थे। जो इफ्तिखार चौधरी की मज़ामत थी उसके पीछे जनरल कियानी थे, वरना इफ्तिखार चौधरी ना कोई आला पाए के जज थे, ना कोई वसी मुताला जज थे, ना उनका कोई एक चीफ जस्टिस के तौर पर जो करिश्मा होता है वो भी नहीं था। तो वो दौर भी ऐसा ही था कि किसी अदाकारा का कोई ऐसे लिंक जोड़ दिया, या कोई अगर साथ था भी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का, तो उनके जाने के बाद कि जी इनकी 2 बोतलें पकड़ी गई हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, तो अब इनको मैं जो है वो सज़ा दूंगा, लेकिन आइन और कानून के लिए कुछ नहीं करूंगा। तो उनका दौर भी ऐसे था। उससे पहले साबिक सदर मुशर्रफ ने जो शब खून मारा था नून लीग की हुकूमत पर, बेशक जितनी मर्जी वो गैर मकबूल हुकूमत थी, लेकिन कोई इसका आइनी अखलाकी जवाब नहीं था कि वो मार्शल लॉ लगाते। तो उस वक्त भी आप देखें कि ये जजेस लाइन हाजिर होकर इन्होंने किस तरह से हलफ उठा लिए थे। तो और वही डोगर कोर्ट्स भी उसी वक्त जो एक इस्तिलाह सामने आई थी। तो उससे पहले भुट्टो साहब को जिस तरीके से फांसी पर चढ़ाया गया, तो ये हमारी अदलिया का जो किरदार है ये तो हमेशा शर्मनाक रहा। और इनके फिर सुरखेल बने जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो थे जस्टिस फायद ईसा, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया। वो मेरा ख्याल है और मेरा तज्जिया है कि इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान परेशान होगी कि ये जो शख्स मज़ामती बना हुआ था, ये हमारे इतनी आसानी से यानी ये जो इंतखाबी निशान छीनने वाला मामला है, इसके ऊपर इतनी आसानी से राज़ी हो गया और कोई सवाल भी नहीं किया, बल्कि खुद ही ऑफर भी की होगी कि अच्छा हम पीटीआई को इस तरह से फांसते हैं। तो ये इनका किरदार तो हमेशा शर्मनाक रहा। और अब आप देख लें कि आपके सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों में से भी किसी ने मज़ामत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी रिटायर हो गए,
पेंशन और मराहत मिलेंगी और वो पूरी मराहत लेके जाएंगे। किसी ने मजामत नहीं की, जिन्होंने कुछ खतूत लिखे वो भी बस एक हद तक आगे गए अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए, एक हद से आगे नहीं गए। लेकिन चले बीच में से 1-2% के ऊपर तो आप रिलाई करके पूरी अदलिया का चेहरा नहीं पेश कर सकते। ओवरऑल आपकी अदलिया का चेहरा क्या है, ओवरऑल आपकी इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग क्या है, 132वें नंबर पर हैं आप 140 मुल्कों में, ये है आपका अदलिया का चेहरा। तो इससे कोई इंसाफ मिलेगा इमरान खान साहब को? इस अदलिया ने क्या पिछले 4 साल में 3.5 साल में इमरान खान साहब को इंसाफ दिया है? तो इनसे तो किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिलेगा। और दूसरा, आप और हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जैसे आर्मी के अंदर आर्मी चीफ की जो सोच होती है, उनका जो विजन होता है या जो उनकी डॉक्ट्राइन होती है, तो फौज उनके पीछे देखती है, जो नीचे ऑफिसर हैं वो उनकी तरफ देखते हैं, उस विजन और उस डॉक्ट्राइन की तरफ देखते हैं, उसी के ऊपर अमल करते हैं। यानी एक मैसेज ऊपर से ट्रैवल करता है नीचे। इसी तरह जो आपकी लोअर जुडिशरी है वो मैसेज कहाँ से लेती है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनका कंडक्ट देख के वो मैसेज लेती है कि अब हमने क्या करना है। उसी तर्ज पे आपके फैसले आते हैं, उसी तर्ज के ऊपर पूरी लोअर जुडिशरी जो है फिर चलना शुरू होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हमारी हाई कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर लोअर कोर्ट्स तो आपको सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आपको इंसाफ देने की जरूरत करे। तो ये एक्चुअली तल्ख हकायक है हमारी जुडिशरी के मुतालिक। तो मुझे तो बिल्कुल यानी 3.5 साल में अगर इंसाफ नहीं मिला तो अब इमरान खान साहब को क्या इंसाफ मिलना है? इत्तेज़ाज़ अहसन की भी आज एंट्री हुई। आज 2 काम हुए। उन्होंने जो इनकी टीम है उन्होंने पूरा ब्रीफ किया है कि कहाँ पर केसेस हैं, उनकी पोजीशन क्या है। अचकज़ई साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अचकज़ई साहब ने राय साहब जो बातें की हैं ये अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं, क्योंकि अब लगता ही है कि ये तहरीक चलाएंगे और वो तहरीक जैसी भी हो राय साहब, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो तहरीक चल रही है। एक तो इत्तेज़ाज़ अहसन, महमूद खान अचकज़ई, लामा राजा नासिर, इन सब लोगों से मिले वहाँ पे। अखवंजाद और बाकी लोग भी, इनकी पूरी लीगल टीम थी। बैरिस्टर गोहर भी थे, अली ज़फ़र भी थे, सलमान अकम राजा भी थे, खालिद यूसुफ भी थे, लतीफ़ खोसा भी थे, बाबर अवान भी वहाँ पे मौजूद थे। अब दूसरा काम जो हुआ, जो अचकज़ई साहब ने कहा पिछले इजलास में जब ये पार्लियामान में मौजूद थे, इन्होंने एक तो वॉकआउट किया। वो कहते हैं कि पिछले जुमे के दिन आप चेयर पर थे, यानी स्पीकर असम्बली, हमने आपसे मोदबाना गुजारिश की थी कि नरम अल्फाज में कि इमरान खान को उनकी मर्ज़ी के अस्पताल में ख़ानदान की मौजूदगी में शिफ्ट किया जाए। जनाब स्पीकर, हमने कोई गलत बात नहीं की। मैंने इंतहाई नरम अल्फाज में रिक्वेस्ट की कि अपनी 2 नंबर हुकूमत से कह दीजिए इमरान खान से हमारी मुलाकात कब होगी। उनकी आंख का मसला इंसानी मसला है, इसलिए उन्हें शिफा ले जाएं। ख़ानदानी और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में हम इस तरह पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, ना बजट में हिस्सा लेंगे और ना ही असम्बली चलने देंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम अभी बाइकआउट करके निकल जाते हैं। और फिर तमाम लोग वहाँ से निकल गए और उन्होंने अपनी अलग से पार्लियामान के अंदर ही एक अलग से जो है असम्बली जो है लगाई। राज साहब, ऐसे क्या लगता है अचकज़ई साहब से हो पाएगा, या जो आप अक्सर कहते होते हैं कि वो डायलॉग है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो इनसे हो पाएगा? अचकज़ई साहब ने कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते, कर गुजरे होते। अब ये चले इमरान खान साहब के मुतल्लिक अगर ये कह रहे हैं कि जब तक उनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। देखते हैं ये जो एहतजाज है क्या ये वाकई जारी रहता है उस वक्त तक या नहीं जारी रहता, और इस एहतजाज का पैमाना क्या होगा। क्या ये एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा या एक अलामती एहतजाज होगा, क्योंकि अचकज़ई साहब के जो ज़्यादातर इससे पहले प्रोटेस्ट या उनकी तजावीज़ रही हैं वो यही रही हैं कि पार्लियामान के अंदर एहतजाज करें, पार्लियामान के बाहर धरना दे दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाएं। तो इससे तो इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली नहीं होगी। दूसरा ये कि ये पीटीआई का गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है पहले मरहले में इमरान खान साहब हॉस्पिटल मुंतकिल हों और वहाँ से आगे कोई राह निकले इमरान खान साहब की रिहाई की इस जालिम निज़ाम से, लेकिन पीटीआई का असल गोल तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी। और उसके मुतल्लिक कोई इस वक्त तक मैं देख रहा हूँ कि कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, कोई लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, कोई डी चौक पे आने का ऐलान नहीं किया गया। अब मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के जितने बयानात मैं पढ़ता हूँ
तो मैं और जब उसका तजिया करता हूँ तो मुझे वो सारी बड़के महसूस होती हैं, एक से एक ऐसा लगता है कि बस अब वो बड़के मारने पे आ गए। और वो जैसे उन्होंने साइफर के मामले पे स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को मौक़िफ़ सच साबित हो गया, वो जेल के पीछे भी, जेल के अंदर रह के भी आज़ाद है। तो जेल के अंदर रह के भी आज़ाद है, ये इस्तारतन कहा जाता है कि वो एक आज़ाद इंसान है और आज़ाद सोच के हामिल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस मुहावरे को और इस इस्तारतन कह के कि जेल के पीछे भी आज़ाद है तो ये कहा जाए कि अब बाकी ज़िंदगी वो जेल के पीछे रहें, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं, ज़हनी तौर पर ग़ुलाम नहीं है, तो हम उनके लिए एफर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह ऐसे ही वो जुनैद अकबर का भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, भाई ट्वीट से आगे निकलें, वो टिकटॉक से बाहर निकलें, आप ट्वीट से आगे निकलें, टिकटॉक से आगे निकलें। मैंने तो एक मज़ामती ट्वीट तक नहीं देखा जो सुहेल आफरीदी हैं। चलें मज़ामत करना तो एक दूर की बात है, ग्राउंड के ऊपर जाके आप जब तक एक तहरीक नहीं चलाएंगे, खान साहब की रिहाई नहीं होगी। पहले आपने रिहाई फोर्स के नाम पर इतना टाइम ज़ाया कर दिया, वो ज़ाया नहीं किया, आपने टाइम गेन किया है और आपने जानबूझ के सोचते समझते वो टाइम गेन किया है कि चले मैं इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता हूँ आवाम को कि हम ये रिहाई फोर्स बना रहे हैं, फिर उसका नाम तब्दील करके फिर कहा कि जी हम हलफ लेंगे, फिर कहा जी मेंबरशिप कर रहे हैं। अब मई आ गया है, नेक्स्ट वीक आपकी 27 मई को आपकी ईद आ जाएगी, ईद उल अज़हा आ जाएगी और गर्मी शदीद हो जाएगी। फिर आप कहेंगे अब गर्मी हफ्स है, उसके बाद फिर आप कहेंगे अगस्त आ गया, जश्न आज़ादी आ गया। आपका प्लान क्या है इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए? क्या आपके पस पर्दा कोई मज़ाकरात हो रहे हैं? उसका जवाब भी नफी में है, कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे। आप लोगों से ये खबरें लॉन्च करवाते हैं वो नादान साफियों से कि बस इमरान खान साहब के साथ मामलात जो हैं वो तय हो रहे हैं, तो इस वक्त हमें तहरीक नहीं चलानी चाहिए। वो कहाँ हो रहे हैं मामलात तय, किस जगह पे मामलात तय हो रहे हैं? तो इसलिए सबसे बड़ी जो इस वक्त लोगों का गिला शिकवा है और इसकी वजह यह है कि तवक्कुआत में से सुहेल आफरीदी सिंह है। ये ऐसा ही है कि जैसे आपकी आखिरी विकेट खड़ी हो और 100 रन चाहिए और आप कहते हैं कि ये आखिरी पार्टनरशिप है और यही आपका एक ही बैट्समैन है जो ये पूरा कर सकता है। लेकिन अगर वो बैट्समैन भी इसी तरह जो अपनी खुद को इस तरह से महदूद कर ले और टुक टुक शुरू कर दे और मुसलसल टुक टुक ही करता जाए, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपके 50 ओवर ख़त्म हो जाएंगे। आपका अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो उसके भी 5 दिन ख़त्म हो जाएंगे और मैच जो है आप नहीं जीत सकते। तो ये टुक टुक उस वक्त हो सकती थी कि जब इमरान खान साहब को चले कैद किए हुए को 15-20 दिन हुए होते, तो आप कहते हैं कि चले हम 1 महीने 2 महीने में तहरीक चलाएंगे। अब तो 3 साल हो गए, 3 साल से इमरान खान साहब को कैद किया है और आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं और उसके अलावा अमली तौर पर किसी किस्म की स्ट्रगल करने के लिए, किसी किस्म की मज़ामत करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही लोगों को तैयार कर रहे हैं। और आज के शो के लिए भी ये यानी ये कहना कि ये एक MPA 100 लोग ले आए, ये तो हाशमी साहब यूनियन काउंसिल के लेवल के जो आपके ओहदेदार होते हैं और उनके लेवल पर, यानी यूनियन काउंसिल के लेवल के भी जो ओहदेदार होते हैं, उनसे भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी 30-30, 40-40 लोग जो हैं वो ले आएंगे। तो अगर ये 100 लोग भी ना ला सके तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये PTI जो है ये यानी PTI के वर्कर तो मज़ामत करना चाहते हैं, लेकिन PTI की क़यादत कितनी की मज़ामत करना चाहती है, ये भी पोल खुल जाएगा। और आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी थी, आप शेयर करेंगे? प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह वो भी हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे और बताएंगे कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में लोगों ने वजारतों पर कितनी लड़ाई की है और किसका क्या कहना था। जी हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।